वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 5 जून 2020 है। 5 जून यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है आज। तो दिन की शुरुआत करेंगे इस कोट के साथ, वाटर एंड एयर, द टू एसेंशियल फ्लूइड्स ऑन विच ऑल लाइफ डिपेंड्स, हैव बिकम ग्लोबल गार्बेज कैंस। पानी, फिर हमारे जो फॉरेस्ट हैं, फिर एयर जो हैं, ये सारी चीज़ों को हमने, हमारी डिमांड्स ने, हमारी फैशन ने, हमारी ट्रेंड्स ने, एक प्रकार की हमारी हवस ने, इन सारी चीज़ों को गार्बेज बना दिया। ग्लोबल गार्बेज कैंस बन चुके हैं। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दो ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू आवर स्मार्ट कोर्स। भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। यह स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। ध्यान रखिए कि 10 जून तक आपको ये ईएमआई का ऑप्शन भी इसके ऊपर अवेलेबल है। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। डियर फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, और हर रोज़ मैं कहता हूँ कि हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता नहीं है कि इस प्रकार का, इस लेवल का एनालिसिस भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उन लोगों तक इस लेक्चर को ज़रूर पहुंचाइए। शेयर दिस लेक्चर, शेयर द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर। अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज दो आर्टिकल्स हैं, एक है स्काई रॉकेटिंग टेंशंस और दूसरा है चिल इन यूएस चाइना रिलेशनशिप। ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट ये वाला जो सेकंड आर्टिकल है ये आउटस्टैंडिंग आर्टिकल है। हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किए हैं। पर्टिकुलरली जो हांगकांग वाला पॉइंट है वो मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा। उसके बाद एक एडिटोरियल मैंने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया में से, मिडिल पावर गेम। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक, कल मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाया था, इसनट कि वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी और स्कॉट मॉरिसन साहब के बीच में, उसको लेकर एक इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। फिर एक है स्विस चीज़ एंड डिफेंस रिफॉर्म्स। स्विस चीज़ मॉडल है एक प्रकार का, ये क्या है मैं आपको समझाऊंगा। और दो आर्टिकल्स जो हैं ये एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। डियर फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि यूएसए और चाइना के बीच में किस प्रकार का एक वॉर चल रहा है, एक टसल चल रही है, राइट। टेक्नोलॉजी और ट्रेड से इसकी शुरुआत हुई। कुछ इंटरेस्टिंग एनालिसिस में मैंने ये भी पढ़ा था और मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर भी की थी, लेकिन फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो ट्रेड वॉर है, ये ट्रेड वॉर के पीछे जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही हैं, इट इज़ मोर अबाउट टेक्नोलॉजिकल वॉर, राइट। टेक्नोलॉजिकल वॉर यानी कि आने वाले 10, 15, 20 सालों में कौन सा देश, यूएसए या फिर चाइना, कौन सा ऐसा देश होगा जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में डोमिनेंट होगा, टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक्सेल करेगा। जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा आज के ज़माने में, 21st सेंचुरी में, पर्टिकुलरली आज से लेकर, अगर आप समझ रहे आज या क्या आप थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर आप देख लें, जब हमने इंसानों ने जो फायर, जो आग जलाने सीखा था, आग जलाना सीखा था, जो फायर को ऑपरेट करना सीखा था, तो दैट वाज आल्सो अ टेक्नोलॉजी अगर आप देखें, राइट। तो वो भी एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल, फिर व्हील को हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। इसी प्रकार से फायर जो है वो भी एक टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन रहा है। जो हमने हथियार बनाते थे, जो पत्थरों के हथियार, उसको और ज़्यादा शार्प बनाने लगे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्रीमेंटल अपडेट्स ही थे टेक्नोलॉजी के। और आज के ज़माने में और आने वाले वक्त में भी वही देश जो है वो दुनिया के ऊपर राज करेगा, जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा। तो ये चीज़ जो है ये शायद इन दोनों देशों ने समझ ली है। दोनों के बीच में एक कट थ्रोट कंपटीशन चल रही है। 2018 से ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई। मिस्टर ट्रंप ने ट्रेड वॉर जो है उसको लॉन्च कर दिया चाइना के ऊपर, और अब दोनों देश जो हैं वो आमने सामने हैं, और अलग अलग एंगल्स पर, अलग अलग पॉइंट्स पर ये दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हमने देखने को मिलते हैं। यूएसए ने अभी ये डिसीजन लिया है कि 16 जून से चाइना से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि शुरुआत जो है वो चाइना ने की थी। चाइना ने यूएसए की एयरलाइंस जो हैं उसको
रेफ्यूज़ल यानी कि उनको उनके ऊपर एक पाबंदी लगा दी थी कि आप जो फ़्लाइट्स हैं उसके ऑपरेशंस को हमारे देश में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग एंगल के ऊपर देखें तो ये चीज़ साफ़ है कि दोनों देशों के बीच में जो एक टेंशन्स हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेड वॉर चल रहा था और उसके बाद आया ये कोविड-19 पेंडेमिक, और उसके बाद आप जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो, पेंडेमिक हो, अब एक नया भी एंगल आ चुका है, हांगकांग का एंगल है। यूएसए ने, इससे पहले की हमारे डिस्कशन में मैंने आपको बताया था, जब हम ये हांगकांग और चाइना के रिलेशनशिप को समझ रहे थे तो उस टाइम पर एक लाइन थी कि जो एक स्पेशल स्टेटस, ट्रेड स्टेटस हांगकांग को दिया गया था बाय यूएसए, अब ये स्टेटस जो हैं वो यूएसए हटा देगा, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर एक नए प्रकार का नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। चाइना ने ये सिग्नल भेजा है, चाइना का कहना ये है कि 8 जून 2020 से यूएसए की फ़्लाइट्स जो हैं वो रिज्यूम कर पाएगी, वो चाइना में आ सकती हैं, चाइना से जा सकती हैं। तो चाइना ने एक प्रकार का डी एस्केलेशन, कि हम झगड़ा जो है उसको और ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं चाहते, ऐसा एक सिग्नल चाइना ने दिया है। लेकिन इस सिग्नल को आप ऊपर के लेवल से ही मत देखिए, राइट, बाहर से जो भी ये लग रहा हो, अंडर करंट या फिर पर्दे के पीछे जो हैं बहुत बड़ी गेम चल रही है, उसी गेम के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। द लार्जर प्रॉब्लम इज द यूएसए's ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स चाइना, विच हैज़ टेकन एन इंक्रीजिंगली हॉस्टाइल टर्न इन द लास्ट 4 years। अगर हम देखें तो ऊपर के सरफेस पर देखें तो ये स्टेटमेंट हमें सही लगता है कि मिस्टर ट्रंप के आने के बाद, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद ये सारे प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो चुकी हैं। लेकिन सच तो ये भी है कि मिस्टर ट्रंप के आने के बाद जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जो दिखाई नहीं देते थे लेकिन प्रॉब्लम्स थे, उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शुरुआत जो है वो मिस्टर ट्रंप ने की है, पर्टिकुलरली फॉर यूएसए। यहाँ पर हम भारत के एंगल से बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि यूएसए के जो प्रॉब्लम्स थे चाइना के साथ, अब वो सॉल्व करने की शुरुआत जो है वो मिस्टर ट्रंप ने कर दी है। ये बताया जाता है कि जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो राइवलरी थी कोल्ड वॉर के टाइम पर, तो उसी प्रकार की राइवलरी हमें यूएसए और चाइना के बीच में देखने को मिल रही है। लेकिन यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो झगड़ा था, जो कोल्ड वॉर था, वो थोड़ा एक अलग लेवल पर था। आज यूएसए और चाइना दोनों एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम पर ऐसा था कि दुनिया जो है वो दो आइडियोलॉजीज में बट गई थी, दो टीम हो गई थी, एक यूएसए की टीम और एक थी यूएसएसआर की टीम। आज ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट जो पॉइंट इस एडिटोरियल में है वो ये है कि जिस शांतिमय वातावरण की शुरुआत प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने की थी 1970s में, शायद उसको अब ये जो एक शांतिमय या फिर पीसफुल ट्रेड, प्रेगमेटिज्म यानी कि लॉजिक का उपयोग करना, कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ, ये सारी चीज़ों की शुरुआत जो 1970s में हुई थी, अब ये चीज़ें बदल गई हैं। अब ये एक एग्रेसिव लीडरशिप कंटेंस्ट और एक दूसरे के प्रति मिसट्रस्ट, राइट, कि एक दूसरे के प्रति भरोसा नहीं, और ये सारी चीज़ों में बदल गया है, ऐसा इस एडिटोरियल का कहना है। लेकिन अगर हम इस आर्टिकल को देखें जो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने लिखा है, तो इसमें यह है चिल इन यूएस चाइना रिलेशंस, इसका नाम है। कंपटीशन जो है उसमें और 2-3 एंगल्स हैं कि चाइना के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और रिसर्चर्स हैं उनको भी शायद यूएसए जो है वो रोक दे। फिर जो चाइनीज़ फर्म्स हैं, ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, आई थिंक 10-15 दिन पुरानी ये न्यूज़ आइटम थी कि जो यूएसए में चाइना की जो फर्म्स हैं, यूएसए की स्टॉक मार्केट में चाइनीज़ फर्म जो लिस्टेड हैं, अगर उन्होंने यूएसए के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो फिर उस कंपनी को डी लिस्ट किया जा सकता है। तो अलग अलग एंगल के ऊपर आप देख सकते हैं कि अलग अलग ब्रांचेस जो हैं, अलग अलग पॉइंट्स जो हैं इसमें ऐड होते रहते हैं या फिर होने लगे हैं। दैट वुड बी द राइट वे टू से कि होने लगे हैं। 1900s की बात करें, 1900, ये जो 1900s की शुरुआत हुई, तो उस टाइम पर जो प्रोटेस्टेंट मिशनरीज थे उनका ये मानना था कि ये गॉड्स वर्क है, दैट दिस इज़ गॉड्स वर्क टू ब्रिंग साल्वेशन टू द चाइनीज़, कि चाइना को बचाना जो है वो शायद ऊपर वाले का ही एक इशारा है कि यूएसए जो है वो चाइना की मदद करें। फिर कुछ किताबें भी लिखी गई है जिसका मेंशन यहाँ पर है। और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पावर जब मीन्स माओ जेडोंग ने जब पावर
हासिल कर लिया चाइना में, तब उस टाइम पर यूएसए को ये लगा कि चाइना इतना बड़ा ख़तरा नहीं है यूएसए के लिए, एज़ फार एज़ यूएसए डोमिनेंट फोर्स रहे दुनिया में और मेन अम्ब्रेला यूएसए की है, और इस अम्ब्रेला के तहत चाइना अगर ऑपरेट करना चाहता है तो यूएसए को कोई इश्यू नहीं था। फिर 4 प्रेसिडेंट्स एक के बाद एक, एज पर दिस आर्टिकल, शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। सबसे पहले जो हैं वो हैं रिचर्ड निक्सन। 1972 की बात है कि उन्होंने चाइना को एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी दिलाई। फिर आए प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। 1978 की बात है कि उन्होंने चाइना के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मल करने के लिए जो ताइवान के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे यूएसए के, उसको तोड़ दिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने ये बता दिया कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। तो यहाँ पर फ़ायदा किसका हुआ? अगेन चाइना का हुआ। फिर जॉर्ज H.W. बुश आए, तो इन्होंने जो एक तियाननमेन स्क्वायर से जो दाग लगे थे चाइना के ऊपर, उनकी जो इमेज ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने इस दाग को हटा दिया, जस्ट लाइक सर्फ एक्सेल या एरियल। और फिर आए बिल क्लिंटन। उन्होंने भी कुछ ऐसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना को ऑन बोर्ड लाया और WTO में चाइना आ गया, और उसके बाद कुछ कंसेशंस दिए कि भले ही यूएसए का नुकसान हो जाए लेकिन चाइना को चाइना अच्छी अच्छी बातें करता था यूएसए के साथ, और जो यूएसए सुनना चाहता था वही चीज़ें चाइना बताता था। कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएसएसआर के ख़िलाफ़ जो शब्द हैं वो ऐसे भाषण जो हैं वो चाइना देता था, और ये सारी चीज़ें चाइना इसलिए करता था क्योंकि चाइना को पता था कि यूएसए चाइना के लिए ख़तरा है। धीरे धीरे करके आप अपनी ताकत बढ़ाते जाइए, और जब वक्त आएगा तब हम यूएसए को दिखा देंगे। और शायद यही चीज़ जो है वो उन्होंने की है। आज तक जो भी चाइना ने किया है यूएसए के साथ, वो अपने स्वार्थ को या फिर अपने एक सेल्फिश पर्पस के लिए किया है। अच्छी अच्छी बातें करता रहा, यूएसए से बेनिफिट्स लेता रहा, अपने आप को ताकतवर बनाता गया चाइना। एक और स्टेटमेंट याद दिलाना चाहूँगा कि आई थिंक हमने हिंदू एनालिसिस में ही डिस्कस किया था। 2-3 दिन के टाइम पर ही हमने इसको डिस्कस किया। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन जो उसका कंटेंट है वो मुझे याद है कि यूएसए ने कुछ $3 ट्रिलियन युद्ध में खर्च किए। चाइना ने ऐसा कोई भी फालतू खर्च जो है वो नहीं किया है। कैन यू इमेजिन? आपका खर्च जो है वो बढ़ गया। आपका जो दुश्मन है वो खर्च नहीं कर रहा है, वो आपने जो पैसे वेस्ट कर दिए, यही सारे पैसे जो हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने बचाए और वो ताकतवर बन गया आपसे। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है ब्लैक एंड वाइट, इनका नाम है जॉन फॉस्टर ड्यूल्स। 1958 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जॉन फॉस्टर ड्यूल्स जो हैं वो कौन है? ये यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी थे, एक प्रकार के फॉरेन मिनिस्टर थे। यूएसए में सेक्रेटरी शब्द का इस्तेमाल होता है, तो ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, यानी कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे। 1958 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि चाइना और दूसरे जो ऐसे देश हैं जो सोवियत यूनियन के नज़दीक घूमते रहते हैं सैटेलाइट की तरह, तो इन सारे देशों को आपको वहाँ से हटाना होगा। जब से ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, हटाना यानी कि उनको किसी भी तरह आप वहाँ पर, फॉर एग्जांपल पीसफुल इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पर अपने एक आदमी को बिठा दीजिए। वहाँ का जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है वो यूएसए कि डायरेक्टली शायद एक कठपुतली की तरह काम करे, या फिर उस पर्टिकुलर पार्टी की विचारधारा जो है वो यूएसए के साथ मिलती जुलती हो, या फिर यूएसए जो कहे इस प्रकार से चीज़ें हो, तो एक प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएसए का कंट्रोल रहे। तो इस प्रकार की सिचुएशन के बारे में यूएसए को सोचना चाहिए, ऐसा बताया था जॉन फॉस्टर ड्यूल्स ने 1958 में। तब से लेकर आज तक चाइना के जितने भी लीडर आए हैं, माओ जेडोंग से लेकर शी जिनपिंग, सभी देशों ने सभी प्रेसिडेंट्स जो हैं, उन्होंने, चाइनीज़ लीडर्स जो हैं, उन्होंने एक चीज़ जो है इस चीज़ की गांठ बांध ली है कि जब तक यूएसए ताकतवर हैं तब तक चाइना और ख़ास करके कम्युनिस्ट रेजिम के लिए एक ख़तरा है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि माओ जेडोंग से लेकर शी जिनपिंग तक जितने भी लीडर्स आए हैं, भले ही उन्होंने डंके की चोट पर, या जो हम कहते हैं ना कि ओपनली उन्होंने भले ही यूएसए का विरोध ना किया हो, लेकिन उनकी सारी जो टैक्टिक्स थी
वो यही थी कि यूएसए धीरे धीरे कमज़ोर होता जाए और ख़ुद जो हैं वो बहुत ताकतवर होते जाए, ताकि उनकी जो विचारधारा है, कम्युनिस्ट रेजिम जो है वो चलती रहे। अब देखिए चाइना ने कितने सारे अलग अलग लेवल्स पर अपने आप को इंडिपेंड कर दिया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो क्या है, ये बेसिकली एक अल्टरनेट ट्रेडिंग सिस्टम है। फिर मल्टीलेटरल बैंकिंग सिस्टम भी उन्होंने बना ली, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ को चैलेंज करती हुई। ये AIIB, NDB, ये हैं आपके लिए एक प्रश्न है कि AIIB और NDB जो हैं, इन दोनों के, AIIB के हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और NDB जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर खुद की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उनके पास, बेइदो। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, वीचैट पे और अली पे। यूएई 5G, एक वर्ल्ड क्लास डिजिटल नेटवर्क भी ये सेटअप कर रहा है। कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इन सनराइज इंडस्ट्रीज़, और लास्ट में है मॉडर्न मिलिट्री फोर्स। तो देखिए कैसे चाइना जो है पूरी एक सिस्टम, यूएसए की एक अल्टरनेटिव सिस्टम जो है वो तैयार करने लगा और यहाँ तक पहुँच भी गया। पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जॉन मेयरसाइमर, उन्होंने भी कहा था 2005 में कि चाइना का जो राइज होगा ये पीसफुल बिल्कुल नहीं होगा। जो पहले के चाइना के लीडर्स कहते थे कि चाइना का राइज जो है वो पीसफुल होगा, चाइना किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ये सारी बताने वाली सिर्फ बातें थी, कहने की बातें थी। रियलिटी में आप जानते हैं कि आप देखिए इंडिया के साथ, फिर साउथ चाइना सी में देख लीजिए किस प्रकार से अपने नेबर्स के साथ बिहेवियर, भूटान के साथ किस प्रकार का बिहेवियर है उनका, और कैसे अफ्रीका के देशों में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी पहले फैक्ट्रीज लगाते हैं, फिर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। सेम थिंग गोज़ विद श्रीलंका। हम्बन टोटा में हमने देखा कि वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने हम्बन टोटा का पोर्ट डेवलप किया। फिर श्रीलंका को पता चला कि ये पोर्ट जो हैं वो प्रॉफिट कमा नहीं पाएगा, तो फिर 99 ईयर्स की लीज़ के ऊपर चाइना ने इसको श्रीलंका से ले लिया। तो ऐसी जो टैक्टिक्स हैं चाइना की, ये हर जगह पर हमें देखने को मिलती है, और अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर वहाँ पर झगड़ा शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो मिस्टर ट्रंप जो हैं, अब मिस्टर ट्रंप ने जिस प्रकार से एक स्टैंड लिया है, तो ये जो स्टैंड है ये एक्चुअली जो पहले वाले प्रेसिडेंट्स ने जो गलतियाँ की थी तो उसको रीएडजस्ट कर रहे हैं मिस्टर ट्रंप। और इसी वजह से हमें ये लगता है कि मिस्टर ट्रंप जो है वो काफ़ी सारा झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन द रियलिटी इज़ दैट ही इज़ रेक्टिफाइंग द एरर्स ऑफ अर्लियर प्रेसिडेंट्स। मिस्टर ट्रंप चाहते हैं कि यूएसए का जो एक डिपेंडेंस है, सप्लाई चेन वाला डिपेंडेंस, के वहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो चाइना से आते हैं, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। और मिस्टर शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि यूएसए का जो डॉलर है बेसिकली उसकी जगह पर उनकी करेंसी आ जाए। तो एक दूसरे के ऊपर एक प्रकार से फंसे हुए हैं, एक दूसरे के साथ लॉक्ड हैं, लेकिन एक दूसरे को जब भी अनलॉक करेंगे, जो भी करेंगे, डीकपलिंग जब भी होगा इनका, तो भारत के ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। ये चीज़ हमें समझनी है, राइट। दिस इज़ द मोस्ट, ये इनका झगड़ा इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो जो भी हो, इंडिया के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इसकी होगी। हांगकांग का जो मैंने पॉइंट बताया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आज तक जो भी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रेड और फिज़िकल चीज़ों को लेकर सारे झगड़े हुए। लेकिन अब हांगकांग में जो यूएसए ने स्टैंड लिया है, तो ये अब आइडियोलॉजिकल, अब विचारधारा के ऊपर बात चली गई है। हांगकांग जो है एक डेमोक्रेटिक सेटअप था, राइट, और वहाँ पर अगर ये कम्युनिस्ट पार्टी अपना दबदबा डाल रही है, तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक आइडियल्स थे, हांगकांग एक प्रकार से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह है। अगर आप चाइना में जब भी वो ट्रैवल करें तो हांगकांग जब है, तो हांगकांग एक ऐसी जगह है जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को, वेस्टर्न डेमोक्रेटिक आइडियल्स को रिप्रेजेंट करने वाली एक जगह है। चाइना से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और अब हांगकांग के ऊपर जिस प्रकार से एक नया सिक्योरिटी लॉ थोपा गया है, तो अब एक आइडियोलॉजिकल लेवल के ऊपर बातचीत जो है वो चली गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज तक चीज़ें जो हैं वो फिजिकल चीज़ों के, ट्रेड और ये सारी चीज़ों के ऊपर थी, लेकिन अब आइडियोलॉजिकल लेवल पर चीज़ें चली गई है, विचारधारा तक बातें जो हैं वो पहुंच गई है। तो ये था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल। फिर बात करते हैं डियर फ्रेंड्स मिडिल पावर गेम के बारे में। इससे पहले कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको मैप दिखाया था ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, हमने बहुत सारी बातें की थी, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दोज थिंग्स हियर। दोनों नेताओं के बीच में, प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में एक वर्चुअल समिट हुई, ये पहली ऐसी वर्चुअल समिट थी, और दोनों देशों ने अपना जो रिलेशनशिप है उसको एक नया लेवल दे दिया है। अब हम बन गए हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक
पार्टनर्स, राइट। ऑस्ट्रेलिया एक मिडिल पावर है। ऑस्ट्रेलिया ना तो कमज़ोर देश है, ना तो यूएसए और दूसरे देशों की तरह एक्सट्रीमली ताकतवर देश है, एक मिडिल पावर देश है। मिडिल पावर देश जो हैं उसको आज तक हमने इग्नोर किया है, लेकिन मिडिल पावर देश जो हैं वो चीज़ों को बदलने में, सिचुएशन को बदलने में हमारी बहुत बड़ी मदद जो है वो कर सकते हैं। और शायद इसीलिए फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के डायलॉग्स जो हैं अब दोनों देशों के बीच में चलते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप लोकेशन देखें, इंडियन ओशियन का मैप अगर आप देखेंगे तो इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसी प्रकार से जब हम इंडो पैसिफिक को देखें तो ऑस्ट्रेलिया का एक जो लोकेशन है ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। मैंने इससे पहले बताया था कि एक तरफ पैसिफिक ओशन है तो दूसरी तरफ है इंडियन ओशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया वैसे देखा जाए तो रेयर अर्थ मटेरियल्स में, मिनरल्स में, ये सारी चीज़ों में काफ़ी एक डेवलप्ड कंट्री है। दोनों देश जो हैं ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई है दोनों देशों के बीच में वो ये है कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट, मिलिट्री इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी कि जो लेटेस्ट खबर थी वो यही थी कि ऑस्ट्रेलिया का एक कोकोस आइलैंड है और इंडिया का जो अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पर हम वहाँ पर एक दूसरे की फैसिलिटीज़ इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट में ये भी होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर उनकी नेवी को कोई फ्यूल एक्सेट्रा खाने पीने की चीज़ों की आवश्यकता है तो यहाँ पर वो आ सकते हैं। बिल जो है वो बाद में बन जाएगा। तो इस प्रकार की एक सिस्टम है ये। ऑस्ट्रेलिया इज़ राइट इन द मिडल ऑफ इंडो पैसिफिक जियोग्राफिकल आर्टिकुलेशन। फिर ऑस्ट्रेलिया और भारत की पार्टनरशिप चाइना को कंट्रोल करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वाड के बारे में हमने डिस्कशन की थी, याद है आपको। और ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश था जिसने बताया कि एक थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस कोरोना वायरस के ऊपर। फिर साउथ पैसिफिक की बात करें, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं साउथ पैसिफिक में, ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी एक दबदबा है, कंट्रोल है, मिनरल रिसोर्स पावर हाउस हैं। तो दोनों देश मिलकर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। दोनों देशों के कॉमन प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो आसियान के साथ दोनों के रिलेशनशिप अच्छे हैं, जापान के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं। कल हम बात कर रहे थे G7 से G11 के बारे में, तो G11 में भी ऑस्ट्रेलिया जो है उसका नाम है, उस लिस्ट में नाम है। कोड में हम दोनों ने साथ किया है या फिर साथ काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और पार्टनरशिप जो है उसको एक पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। P2P जो है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, ये भी अच्छा है। तो थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। फिर बात करते हैं स्वीज चीज़ मॉडल के बारे में। आपने ये देखा होगा, दिस इज़ अ चीज़, राइट, पीस ऑफ चीज़। तो बेसिकली यहाँ पर जो हॉल्स हैं ये एक मॉडल है, आपको समझना है, राइट। ये कोई चीज़ खाने की बात हम नहीं कर रहे हैं या फिर कोई डिफेंस में चीज़ फ्री दी जाएगी, ऐसी कोई खबर नहीं है। द थिंग इज़ कि ये जो हॉल्स हैं ये किसी भी एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक सिस्टम है, तो ये हॉल्स बेसिकली उसकी वीकनेस, उस पर्टिकुलर सिस्टम, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको और अच्छी तरीके से शायद हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उस कंपनी का एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन वाला, एक डिपार्टमेंट जो है वो है मार्केटिंग, एक डिपार्टमेंट जो है वो अकाउंटिंग करता है और एक डिपार्टमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज को संभालता है। अब मान लीजिए कि प्रोडक्शन में वो कंपनी बहुत सारा नुकसान कर रही है, मार्केटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैसे तो चीज़ें बेच पाते हैं या फिर मार्केटिंग और सेल्स कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चोरी हो रही है। अकाउंट्स में भी यही है, बहुत सारा ऐसे पैसे जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। और ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो लोगों के साथ, कुछ ऐसे लोगों के साथ गलत ट्रीटमेंट हो रही है कंपनी में। तो ये कुछ हॉल्स हैं, हॉल्स यानी कि ये कुछ इस कंपनी की वीकनेसेस है। अब मान लीजिए कि सारी चीज़ें एक साथ होने लगें तो ये कंपनी का क्या होगा, इस कंपनी की सिचुएशन ये हो जाएगी बर्बादी, राइट, बहुत बड़ा नुकसान, या फिर कंपनी बंद भी हो सकती है। तो इसी प्रकार से अलग अलग लेवल, ये जो हॉल्स हैं वो एक लाइन में जब आ जाएं तब एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है। होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, या फिर ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता दैट्स फाइन, इट्स ओके। ये आपको कोई स्विस चीज़ मॉडल के ऊपर प्रश्न नहीं आएगा। आपको ये समझना है कि डिफेंस जो है, हमारी डिफेंस सेटअप, हमारे अगर हम आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात करें या फिर ओवरऑल डिफेंस जो है, तो इसमें तीन बड़े, अगर हम तीन स्लाइस देखें, ये तीन स्लाइस, यहाँ पर जैसे 4 स्लाइस है तो इस प्रकार से 3 स्लाइस निकाल सकते हैं। एक है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, DMA और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दूसरा है हमारा R&D और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। और थर्ड जो है वो हमारी 3 सर्विसेज हैं, आर्मी नेवी और एयरफोर्स। आज के ज़माने में
आपके पास कितनी शिप्स हैं, मीन्स इम्पोर्टेंट हैं, कन्वेंशनल जो हैं, कितने आपके पास फाइटर जेट्स हैं, कितनी अच्छी लेटेस्ट गन्स हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ ये चीज़ पर्याप्त नहीं है। टेक्नोलॉजी के लेवल तक आज बातचीत जो है वो पहुंच गई है। एक वॉर अगर होता है तो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, ऐसा नहीं कि दोनों देशों की शिप सामने सामने आ गई और बॉम्ब एक दूसरे के ऊपर फेंक दिया और युद्ध जीत गए या हार गए, नहीं। इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, आइडियोलॉजिकली, हर लेवल के ऊपर युद्ध होता है। तब जाकर, तब ये सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाती है, बातचीत ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ये फिज़िकल वॉर जो है वो हमें देखने को मिलता है। भारत की बात करें तो भारत की सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे दोनों तरफ दो दुश्मन हैं, एक है चाइना और एक पाकिस्तान। दोनों देशों के साथ हमारा युद्ध हो चुका है और जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि टेरिटरी में हमारे यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत के ऊपर दबाव डालें। अभी वो अलग अलग लेवल के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन फिर मिलकर अगर उन दोनों की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर हमारे ऊपर प्रेशर डालें तो उस टाइम के लिए हमें अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना होगा। अब प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ पर कि एक एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न्ड, राइट, इंडिजीनियस R&D और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई की बात करें तो हम इसमें बहुत ही पीछे हैं। और युद्ध जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़ी बातों के ऊपर आपके देश को बचाना है और ये सारी बातों के ऊपर युद्ध नहीं जीत सकते। युद्ध अगर जीतना है तो जो हमारे फाइटर्स हैं उनके पास राइट अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट होने चाहिए, लेटेस्ट इक्विपमेंट होने चाहिए जिसको वो इस्तेमाल कर सके टाइम पर, तब जाकर हम युद्ध कोई जीत सकते हैं। फिर एक थिएटर कमांड्स की बात भी आती है। थिएटर कमांड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों हैं। थिएटर कमांड्स का मतलब ये होता है डियर फ्रेंड्स के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कुछ जगहों पर हम थिएटर कमांड्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पर हमारा एक थिएटर कमांड है। तो थिएटर कमांड में ये होता है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो हैं ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर कमांड या फिर कमांडर के हाथ में होगा। जैसे हमारी 3 सर्विसेज है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ऐसे अलग अलग नहीं, लेकिन एक ही व्यक्ति जो है ये तीनों चीज़ों को संभालेंगे। तो इट्स लाइक ए कॉम्बिनेशन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं थिएटर कमांड। अब ये कितना सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, इट विल ऑल डिपेंड कि हम किस प्रकार का कस्टमाइजेशन, कुछ जगहों पर हम थिएटर कमांड्स रख सकते हैं, कुछ जगहों पर ये जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो अलग अलग रखना है वही बेस्ट होगा। आज के ज़माने टेलीकम्युनिकेशन और ये सारी टेक्नोलॉजी भी है, तो फिर थिएटर कमांड जो है, सिर्फ थिएटर कमांड ही इसका राइट आंसर नहीं है। और थिएटर कमांड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको रिसोर्सेस में आगे बढ़ना होगा, मिलिट्री एजुकेशन में आगे बढ़ना होगा, फिर आपका पॉलिटिक्स जो हैं, आपकी सोसाइटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक तालमेल होना चाहिए, वरना फिर ये सारे हॉल्स तो जो हर एक जगह पर होंगे, लेकिन ये अलाइन हो गए तो फिर चीज़ें जो हैं वो हाथ में से चली जाएगी। मैंने बहुत ही आपको ऊपर ऊपर लेवल से ही चीज़ों को बताया है, इसमें इतना टेक्निकल जाने की भी मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, लेकिन बॉटम लाइन यही है जो देन जियोपिंग से हम सीख सकते हैं, जो चाइना से सीख सकते हैं, शन पब्लिसिटी एंड बिल्ड कैपेबिलिटी फर्स्ट। बड़ी बड़ी बातों को फिलहाल छोड़िए, सबसे पहले आपकी कैपेसिटीज़ जो हैं उसको डेवलप कीजिए। आपकी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो साल में कुछ 7-8 ही एयरक्राफ्ट बना सकती हैं। आपकी DRDO टाइम पर गन्स नहीं बना सकती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि थिएटर कमांड सेटअप करना है, वो करना है, इतने कम समय में करना है, ये सारी चीज़ें इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी, अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप होगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि पहले हम हमारी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करें, उसके बाद हम पब्लिसिटी के बारे में सोचें। फिर एक बहुत ही दुखद खबर है, आप सब जानते हैं इस पूरे इंसिडेंट के बारे में। मैं यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको सिर्फ रिपीट नहीं करता हूँ, और यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ रिपीट नहीं करना चाहूँगा। व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज़, मैं कुछ आपके सामने विचार रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, राइट, ये एक बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है कि आज के ज़माने में ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। एक कहावत है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एलिफेंट हमारी टेरिटरी में नहीं, हमने एलिफेंट्स की और जो एनिमल्स हैं उनकी टेरिटरी में इंसान गए हैं। ये पहले चीज़ समझनी होगी। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि हम चोर हैं, इंसान जो हैं, इंसान चोर हैं, इंसान का यहाँ पर फॉल्ट है, अगर मैं इस चीज़ को बिलीव ही ना करूं कि मेरा फॉल्ट है, और अगर मैं आपका फॉल्ट मीन्स आप गलत है, ये अगर जब तक मेरे दिमाग में, सिस्टम में ये चीज़ है,
तब तक मैं कितना भी कुछ भी करूं, क्योंकि फॉल्ट आपका है ऐसा मैंने मान लिया है, तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सेम थिंग गोज विथ आवर इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट। हमने ये मान लिया है कि हम इस पृथ्वी के राजा हैं, राइट। इंसान के लिए ये सारी पृथ्वी जो है वो बनाई गई है, हम जो चाहे वो करेंगे, हमें जहाँ पर से रोड निकलना है वो निकालेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट, लोगों का भला करना है। लोगों का भला करने के लिए आप जंगलों को बर्बाद कर देंगे, आपने कितनी सारी चीज़ें हमने की है, हमने इसमें मैं भी शामिल हूँ, राइट। मेरी भी डिमांड्स और हम सब इसमें शामिल हैं, अगर हमें पसंद है ना पसंद है, दिस इज़ द थिंग। और ऐसे आर्टिकल्स अगर आप आज गूगल करके ट्राई करें तो यू विल फाइंड ऐसे कम से कम 1 लाख से भी ज़्यादा आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई होती है। और ऐसा नहीं है कि हमें आर्टिकल्स नहीं लिखना है और नहीं पढ़ना है। द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट कितनी है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कितने सारे आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, यंगस्टर्स इसको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तब हम क्या करते हैं? तब हम ये सोचते हैं कि हमारी कास्ट कौन सी है, क्या डेवलपमेंट होगा, क्या फ़ायदा होगा, सिविल सर्विसेज की जो एज लिमिट है वो कौन बढ़ाएगा, वो कौन कम करेगा, कौन सी सरकार रिफॉर्म्स लाने। तो ये सारी एनवायरनमेंट और ये सारी चीज़ें आज भी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अगर प्रायोरिटी होती तो फिर कभी भी ऐसी सिचुएशन ही नहीं होती जहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कशन की कि वाटर, एयर, ये सारी चीज़ों को हमने बर्बाद कर दिया। और एक चीज़ पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन कुछ टाइम से 1-2 सालों से मैं इसको स्ट्रांगली मानने लगा हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को फ्री में देंगे, अगर आप, ये जो हवा है वो फ्री है, पानी जो है वो फ्री है, राइट, नेचुरल रिसोर्सेज से जो कल हमने डिस्कस की कि वो पानी फ्री ही है, आपने सबमर्सिबल लगाया है उसके बाद फॉरएवर ये फ्री है, तो उसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं होगी। ऑयल फ्री नहीं है, पेट्रोल जो है वो फ्री नहीं है। क्या पेट्रोल और ऑयल को हम कितना संभाल के रखते हैं, लॉक लगा कर रखते हैं, इज़न्ट इट? तो दिस इज़ द थिंग, ये सारी चीज़ें फ्री हैं, इसलिए हम इसको शायद रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लास्ट आर्टिकल जो है ये है एम्ब्रेसिंग अल्टरनेटिव प्रोटीन, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है आज, और 29, ये जो कोविड-19, सॉरी यहाँ पर 29 लिखा गया है, ये कोविड-19 है। कोविड-19 जो है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, वो वैक्यूम में नहीं हुआ है। कोविड-19 जो है ये मानव जनित हमारी जो क्रियाएं हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट्स कहते हैं, मानव जनित चीज़ों की वजह से ही कोविड-19 हमें देखने को मिला है। ज़ूनोटिक डिजीज़स, बहुत सारे एनिमल्स को कंज्यूम करना, अलग अलग एनिमल्स को कंज्यूम करना, फिर जंगल जो हम बर्बाद करते हैं तो बहुत सारे वायरस और ये सारी चीज़ें जो पहले उस इकोसिस्टम में थी, आपने कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी, कुछ दरवाजे ऐसे खोल दिए कि अब वो दरवाजे से वो हमारी दुनिया में एंटर करने लगे हैं, और इसकी वजह से अलग अलग डिजीज़ेस हमें देखने को मिलते हैं। फिर हमने सेटअप किया है फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग यानी कि मीट, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए हम बहुत बड़े बड़े ऐसे फैक्ट्रीज चलाते हैं। फैक्ट्रीज का लिटरल मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े, सिर्फ मीन्स ऐसे भी हैं जो फूड पैकेजिंग करते हैं, मीट इंडस्ट्री हैं, एग के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री हैं, डेयरी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये सारी जो फैक्ट्री फार्मिंग है, जो एनिमल प्रोडक्ट्स के ऊपर और ख़ास करके प्रोटीन के नाम पर हम एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, तो इस चीज़ ने भी पॉल्यूशन को, हमारी पृथ्वी को बर्बाद करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। एनिमल प्रोटीन्स की बात करें तो एनिमल प्रोटीन्स यानी कि आप जो काव हैं, गोट हैं, फिर चिकन है, एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ों के पालन के लिए हमें चाहिए ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड, बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन के लिए आप नेचुरल ज़मीन को तोड़ देते हैं और उसके ऊपर एग्रीकल्चरल फील्ड या फिर ऐसे ग्राउंड्स बनाते हैं। बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, फिर इनको जब काट दिया जाता है तो उसमें से भी बहुत सारे गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, और इनका पेट भरने के लिए आपको चाहिए और ज़्यादा खाना, और ये क्रॉप्स उगाने पड़ते हैं, तो इसके लिए भी ज़मीन चाहिए। फिर ये हमारी डिमांड जो है वो बढ़ती ही जाती है, तो ज़मीन भी जो है इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा, पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते जाते हैं। कैन यू बिलीव दिस थिंग कि ये जो क्लाइमेट चेंज में इन सारी चीज़ों का जो कंट्रीब्यूशन है, वो एंटायर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, सारे ट्रांसपोर्टेशन, इसमें एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, राइट, रोडवेज, ये सारी चीज़ों को अगर आप मिला लें, उनका जितना एमिशन होता है उससे ज़्यादा एमिशन जो है वो ये ख़ास करके ये जो फैक्ट्री फार्मिंग है उसका एमिशन ज़्यादा है। फिर जो सी फूड है, सी फूड को कलेक्ट करने के लिए हम
एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर देते हैं। कितनी सारी स्पीसीज़ जो ट्रोलर्स हैं, ये ट्रोलर्स सिर्फ फ़िश को नहीं, लेकिन जो जो चीज़ हम खाते नहीं हैं, जिनको कंज्यूम नहीं करते, उन सारी स्पीसीज़ को भी ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये ट्रोलर्स। हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होता है। स्वाइन फ्लू, एवियन फ्लू, ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं आई हैं, ये एनिमल से ह्यूमन बींग्स में एंटर हुई है, क्योंकि हमने ये ब्रिज बनाया है कि वो हमारे वर्ल्ड में एंटर करें। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, फूड एंड लैंड यूज़ कोएलिशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ईट लैंडसेट कमीशन, इनका कहना यह है कि हमें प्रोटीन सोर्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एक कैंपेन भी चलता है, चिक पीस ओवर चिकन। तो ये सारी चीज़ें शायद इतना ज़्यादा काम नहीं करेगी, क्योंकि हमें जो फोकस जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए वो ये है कि अगर हम कहेंगे कि आप वेजिटेरियन बन जाए, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो रेजिस्ट करेंगे इसको, ये उनकी चॉइस भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे अल्टरनेटिव प्रोटीन के सोर्सेस हैं, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो फेक मीट्स बनाती हैं। फेक मीट्स यानी कि कॉर्न जो होता है, कॉर्न में से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, आपको ऐसा ही लगेगा कि ये चिकन का पीस है। और मीट, एग्स, डेयरी, तो ये सारी चीज़ों के ऐसे आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स जो खाने आप खा सकते हैं, और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो वैसे ही हैं, प्रोटीन भी आपको इसमें मिल जाएगा, टेस्ट भी सेम है, कुकिंग की मेथड भी सेम है। जस्ट डिफरेंस ये है कि वो रियल मीट में से नहीं बना है, वो प्लांट बेस्ड सेल्स में से बना है। और एक जगह पर तो ये भी मीन्स बहुत सारी जगहों पर ये भी रिसर्च चल रही है कि रिसर्च नहीं लेकिन प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं कि एनिमल सेल्स जो है उसमें से डायरेक्टली इस प्रकार के अल्टरनेटिव प्रोटीन्स को बनाया जाता है। कनाडा और सिंगापुर में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ये कॉर्न वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, फेक चिकन जो इसको कहते हैं, तो ये तो आज से 10-15 सालों से ये चीज़ जो है वो बहुत सारे आजकल हमारे देश में भी सुपर स्टोर्स में अगर आप जाएंगे तो आपको फ्रोज़न फूड एरिया में ये चीज़ें मिल जाएगी। तो उसका नाम एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, इट इज़ नॉट कॉल्ड फेक चिकन, लेकिन उसको जनरली कहते हैं फेक चिकन। तो ये चीज़ें भी मिलती हैं। तो 21st सेंचुरी में अगर आज हम भारत एज ए कंट्री 20th सेंचुरी की चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हम हारेंगे। फॉर एग्जांपल जो टेलीफोन है, लैंडलाइन जो हैं, अब लैंडलाइन आउटडेटेड चीज़, लैंडलाइन में हम कभी भी आगे नहीं थे। इसी प्रकार से फूड की बात करें, ये एनिमल सोर्सेज, डेयरी और इन सारी चीज़ों में हम दुनिया में ग्लोबल लीडर नहीं थे। ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर हम पैदा करते हैं, लेकिन आप एवरेज निकालेंगे तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं, खास करके ब्राज़ील की जो गाय हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया की गाय हैं, जो पर लीटर उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है कंपेयर टू आवर इज़ क्वाइट लो, मीन्स हमारा काफ़ी कम है। एनीवे, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें डोमिनेंट करना है इस एरिया को, तो ज़्यादा दूध पैदा करने से या फिर ज़्यादा मीट को एक्सपोर्ट करने से नहीं, लेकिन अगर हम ये जो अल्टरनेटिव प्रोटीन है जो आने वाले ये 21st सेंचुरी में इसका ज़माना आएगा, आने लगा है धीरे धीरे, तो इस प्रकार से है कि भले ही लैंडलाइन में हम फ्लॉप गए लेकिन मोबाइल में हम काफ़ी आगे हैं। इसी प्रकार से भले ही ये जो दूसरी ऐसी आइटम्स है उसमें हम फेल गए हों, लेकिन ये अल्टरनेटिव प्रोटीन में अगर हम रिसर्च करें और यहाँ पर ऐसी एक सिस्टम तैयार करें तो हम इसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स को हमने डिस्कस किया है। फाइंड योर जॉय एंड शेयर इट विथ अदर्स। अगर आज का लेक्चर डिस्कशन आपको पसंद आई है, देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।